आप इस वक्त देख रहे हैं इस्लाम चैनल उर्दू पर प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी। और इसका हमारा जो सेगमेंट होता है वो आपको पता है, वो है आस्क ए जीपी। और जो जीपी हमारे साथ मौजूद होते हैं वो आपको पता है, आप तो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, जनाब डॉक्टर इमरान गौहर साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में हमेशा की तरह मौजूद हैं। तो नाज़रीन, आपको पता है कि हमारा ये प्रोग्राम जो है सेहत है ज़िंदगी, उसका ये जो सेगमेंट है आस्क ए जीपी, इसके अंदर आप डॉक्टर इमरान गौहर साहब से मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात कर सकते हैं जो सेहत के मुतल्लिक़ा हों। अपनी सेहत के हवाले से, अपने अज़ीज़ व अक़ारब की सेहत के हवाले से जो भी आपका क्वेश्चन हो वो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं और डॉक्टर साहब इंशाल्लाह आपको उसका आंसर करेंगे। लेकिन आपने जहन में ये रखना है कि जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हों उसकी अगर मेडिकल हिस्ट्री आपके पास है तो वो भी आप डॉक्टर साहब के साथ शेयर कर दें, और उसके जितने भी अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं वो भी शेयर करें, ताकि डॉक्टर साहब को मज़ीद आसानी हो आपको गाइड करने के हवाले से। और ये मैं नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि ये हमारा एक मालूमाती प्रोग्राम होता है, ये आगाही का प्रोग्राम होता है, इसलिए इस प्रोग्राम के अंदर आप सेहत के सवालात तक ही महदूद रहें तो ज़्यादा बेहतर है। और हमारे टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर आप जो टेलीफोन नंबर है हमारे स्टूडियो का वो आप देख सकते हैं, जो कॉल बैनर है वो आपको नज़र आ रहा होगा। तो आप उस नंबर के ऊपर कॉल करके डॉक्टर साहब से जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, अभी जो कोविड की सिचुएशन है वो कदरे कंट्रोल में भी आ रही है, और अभी ये जो G7 समिट हुई है इसमें भी उन लोगों ने कहा है कि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड अराउंड 1 बिलियन जो है ना वो वैक्सीनेशन जो है डोनेट करेंगे। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले कि हमारी जो स्टैटिस्टिक्स हैं यूके की, उसमें क्या बेहतरी आई है, लोगों को वैक्सीन जो है किस एज तक जो है अभी चली गई है, और हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त इस सिचुएशन में? थैंक यू। खैर, वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात है वो तो दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है, और अच्छे खासे लोग अब कवर हो चुके हैं, स्पेशली दी एल्डरली एंड हाई रिस्क पॉपुलेशन। और अब तो यंगस्टर्स जो हैं उनके अंदर भी अच्छे खासे लोगों को इनवाइट्स आना शुरू हो गए हैं, और लॉट्स ऑफ देम हैव देयर फर्स्ट जैब ऑलरेडी डन। जो एक जो इस वक्त जो इशू आ रहा है वो डेल्टा वेरिएंट, ये जो इंडियन वेरिएंट है, ये इसकी अपराइजिंग हो रही है कुछ इलाक़ों में, और स्पेशली यंगस्टर्स में। तो उसमें थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि वो कैसे पैन आउट करता है। पिछले हफ्ते जो रिपोर्ट आई थी उसमें जो इंडियन वेरिएंट से हॉस्पिटल एडमिशन्स थे वो आई थिंक 5% थे, लेकिन वो उन लोगों में थे जिनको वैक्सीन्स नहीं लगी थी। इसी तरह तो अभी तक लोग कैश तो काफ़ी कर रहे हैं बहुत चंद इलाक़ों में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतना ज़्यादा सीरियस हॉस्पिटल एडमिशन्स वगैरह का नहीं है। लेकिन स्टिल इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग एट द मोमेंट। और एडवाइस वही जो हम हमेशा देते हैं कि बी केयरफुल, वैक्सीनेशन ज़्यादा ज़्यादा कराएँ। और आई थिंक सर्टेन एरियाज़ जहाँ पे कि ये वेरिएंट ज़्यादा देखा जा रहा है, तो वहाँ पे उन्होंने वैक्सीनेशंस के लिए भी एक्स्ट्रा मेजर्स किए हैं गवर्नमेंट ने, ताकि वहाँ की इवन अंडर 18s को भी अब तो वो लगाना शुरू कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स द ओनली वन विच वी आर अ लिटिल बिट वरीड अबाउट एट द मोमेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम ज़ाहिर है मौज़ूआत तो सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा होते हैं जिन पर हम गुफ्तगू करते हैं, करते भी रहे हैं, कर भी सकते हैं। लेकिन आज मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोगों ने हमसे ये पूछा था कि इस पर आप अगला प्रोग्राम कीजिए कि ये जो गाउट होता है, जब आप यूरिक एसिड आपका बढ़ जाता है तो उसकी वजह से पाँव के अंदर सूजन हो जाती है, वो तकलीफ़ होती है। तो पहले तो ये बताएँ कि ये चीज़ क्या है, और फिर ज़ाहिर है वो पैटर्न हमारा यही है कि इसकी हम वजूहात जानने की कोशिश करेंगे और फिर उसके सलूशन की तरफ भी आएंगे। तो ये पहले बताइए कि ये क्या चीज़ है और ये क्यों होती है? हाँ, गाउट जो है, या आई थिंक गठिया बोलते हैं इसको उर्दू में, ये बेसिकली एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन सर्टन पार्ट्स ऑफ योर जॉइंट। मोस्ट कॉमनली ये बिग टो में होता है, यानी कि जो अंगूठा है, अंगूठे में इसका दर्द बहुत ज़्यादा होता है, या अंगूठे के इर्द गिर्द। लेकिन ये किसी जगह भी हो सकता है, किसी जॉइंट में भी हो सकता है। और इसकी जो टिपिकल हिस्ट्री होती है वो ये होती है कि रिकरेंटली पेशेंट को ये इशू होता है, या फैमिली में रन कर रहा होता है, या बाज़ ग़िज़ाएँ हैं उनकी वजह से भी हो रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सी फूड हैं या शेल फिश है, अक्सर अल्कोहल वाइन्स वगैरह की वजह से भी होता है, नट्स की वजह से होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, जो लिस्ट लंबी है इसकी, लेकिन ये कॉमन
ग़िज़ाएँ हैं या चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये हाई हो जाता है। तो किया क्या जाता है? तो सबसे पहले तो इसकी डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्लिनिकल भी होती है कि पेशेंट आता है, उसकी हम जब हिस्ट्री लेते हैं तो अक्सर जीपीज़ को अंदाज़ा हो जाता है कि ये गाउट का मसला है, तो हम उसको क्लिनिकली बता देते हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि क्लिनिकली थोड़ा सस्पिशन है या फैमिली हिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है या नहीं है, लेकिन और डॉक्टर इसको 100% कंफर्म कराते हैं, इसको ब्लड टेस्ट हम कराते हैं यूरिक एसिड या यूरेट लेवल्स को चेक करने का, और वो अगर उसमें हाई आता है अलॉन्ग विद द सिम्टम्स देन ऑब्वियसली यू मेड अ डायग्नोसिस ऑफ दैट। अब प्रॉब्लम ये है, do you have call any? आप बात कर। So if the problem is that if let's say the problem is recurrent, then उसकी ट्रीटमेंट थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती है। अगर वंस ऑफ ट्रीटमेंट होती है तो हम उसके लिए मुख्तलिफ जो है उसके चीज़ें ट्रीटमेंट वगैरह। चलिए इस पे डॉक्टर साहब अब गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिजवान बेटा, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। मैं लास्ट वीक भी आपका प्रोग्राम था, लेकिन मैं बहुत बीमार थी, मुझे चेस्ट इन्फेक्शन हो गया था, अरे जिसकी वजह से मैं हाजिरी नहीं दे सकी। मेरा बड़ा दिल चाह रहा था आप लोगों से बात करने। डॉक्टर साहब तो काफी दिन के बाद आए हैं। जी जी जी, तो आपकी तबीयत कैसी है? रहे हैं बीच में। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तबीयत कैसी है? जी मेरे चेस्ट इन्फेक्शन हो गया था बहुत बुरी तरह से। अच्छा। तो उसके बाद मैं पहले मैनचेस्टर गई हुई थी, तो उधर हॉस्पिटल गई तो उन्होंने एंटीबायोटिक दी, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। फिर मैं वापस लीज अपने घर आई तो फिर दोबारा गया हॉस्पिटल, फिर उन्होंने दी है। अच्छा। तो उससे काफी बेहतरी है अब। अभी तो बेहतर आज आखिरी था उसका कोर्स। कैप्सूल, वो खत्म हो गया, लेकिन मेरा गला बड़ा खुश्क हो जाता है। बाज़ दफ़ा वो साइड तो मेरी आंख भी खुल जाती है। नहीं, बाज़ दफ़ा वो साइड इफेक्ट की वजह से भी होता है। एंटीबायोटिक आपने इतनी ली हैं तो ऑब्वियसली उसका पेट पे असर होना, मुंह का खुश्क होना। मेक श्योर करें कि पानी वानी टिका के पिएं, और थोड़े दिन बाद इंशाल्लाह ताला वंस यू स्टार्ट टू गेट बेटर, कुछ दिनों में जो ना जो साइड इफेक्ट होते हैं एंटीबायोटिक के वो भी ख़त्म हो जाते हैं आहिस्ते आहिस्ते। ज़ाहिर है 2 कोर्सेज अगर आपने किए हैं तो ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ तो पेट पे या आपके पूरे सिस्टम पे अफेक्ट तो होता है। तो इंशाल्लाह ताला मुँह खुश्क जो है ना पानी पिएं, और देखें एक आध हफ्ते के अंदर इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो तो मुझे बताइएगा फिर। अच्छा जी। दूसरी ये बात है, मैं पूछना चाह रही हूँ कि आम खा सकते हैं इसमें? आपको डायबिटीज़ है? नहीं नहीं, मुझे नहीं है। टिका के खाएं, और क्या मसला है? अच्छा ये डॉक्टर साहब ने आपको कह दिया ना, अब और नहीं, टिका ज़्यादा से देख के खाइएगा। मैं खुद आम का शौकीन हूँ, मैं मना नहीं कर सकता आपको। मैं फिक्र से फोन करती हूँ क्योंकि रिजवान ने कहा कि आपने फोन करना होता है। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। मैं आपके प्रोग्राम को मिस कर रही थी। बहुत शुक्रिया हम भी आपको मिस कर रहे थे। प्यारे लोग हैं आप सारे शाम चैनल वाले। दुआओं में याद रखिए। बस दुआएं करता रहा करें। मैं बड़े शौक से देखती हूँ। दुआओं शुक्रिया आपका। आपका भी है। दुआओं में याद बहुत रखिए। शुक्रिया, दुआओं में याद रखिए। और दुआ करते रहा करें। बहुत शुक्रिया आपका। तरक्की दे। आमीन आमीन। बड़ा अच्छा दिन गुजर जाता है, अच्छे लोगों के साथ बातें सुनने को मिलती हैं। जी हाँ, तो आपको अल्लाह खुश रखे। ठीक है जी, फिर मैं आप दुआ करें मैं आपको इस मामले में फोन ना करूं, मैं ठीक हो जाऊं इंशाल्लाह। आम के बारे में फोन कीजिएगा, कौन से आम खाए नेक्स्ट टाइम? आम पता नहीं, वो जो आते हैं शौक से आते हैं वही लाते हैं। नहीं, मैं भी शौक से खाता हूँ इसलिए कह रहा हूँ। चले इंशाल्लाह फिर बहुत शौकीन हूँ मैं 2 आम रोज खाने होते हैं मैंने। चले माशाल्लाह। सही आंटी। अभी हमारे साथ डॉक्टर साहब और कॉलर मौजूद हैं, हम उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि उनके पास क्या सवालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन बोल रहे हैं जी? जी डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, आप बात कीजिए डॉक्टर साहब से। अच्छा जी। हेलो गौर साहब, क्या हाल है आपका? मैं मिसेस हसन बोल रही हूँ। जी मिसेस हसन। मेरी 74 एज है। जी जी। और मैंने आपसे 1-2 सवाल करने हैं। जी जी। मैं डायबिटिक भी हूँ जी, लेकिन अब मुझे दवाई उन्होंने छुड़वा दी है क्योंकि मैं मार्जन पे थी। ओके। तो जी कभी कभी बढ़ जाती थी और इसी तरह चलता आया बहुत साल, लेकिन अब दवाई छोड़ दी है। और एक स्टमक की मुझे प्रॉब्लम है जी। स्टमक में जो गैसेस हो जाती हैं, गैस्ट्रो प्रॉब्लम हो जाती है। गैस्ट्राइटिस। आपका कैमरा चेक हुआ है? जी कैमरा चेक हुआ है स्टमक का? कैमरा डाल के चेक किया आपके स्टमक को किसी ने कि नहीं? हाँ जी, वो चेक किया उन्होंने। तो आपको गैस्ट्राइटिस बोला? कैमरा डाल के उसका ठीक आया मेरा रिजल्ट। ठीक है ठीक है। है हाँ जी, अंदर कैमरा डाल के। ठीक है, गुड। वो 2-3 साल पहले हुआ था। ओके। तो अब मुझे उन्होंने इस गोली पे डाल दिया है ओमेप्राजोल। जी जी। 20 mg। ठीक है। तो
ये मुझे मतलब वो कहते हैं कि सारा वक्त आप खाएं, जी आपकी लाइनिंग अंदर ना खराब हो जाए। जी दर्द होती है पेट में, भूख नहीं लगती, और मुझे समझ नहीं आती कि मैं इसको खाती रहूं गोली को या मैं इसको छोड़ दूं। कभी बीच में छोड़ देती हूँ, तंग आ जाती हूँ इससे। नहीं, लेकिन अगर आपके गैस्ट्राइटिस का सिम्टम्स, आपका वेट लॉस वगैरह तो नहीं है, बाकी तो सब ठीक है? वेट लॉस थोड़ा सा हो रहा है, हाँ। सब कहते हैं कि आप बहुत वीक हो रही हैं। देखिए, अगर आपका जो एंडोस्कोपी 2-3 साल पहले हुई थी और अगर आपका अभी वेट लॉस वगैरह हो रहा है ना, तो आप अपने जीपी से एक दफ़ा दोबारा से टेस्ट करवा लें। हो सकता है आपको दोबारा से इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत हो। आई थिंक यू शुड स्पीक टू हिम। और अगर हर चीज़ सही है तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए आप ओमेप्राजोल की डोज बढ़ा सकती हैं। लेकिन 3 साल पहले आपने बोला हुआ है, तो मेरे ख्याल में अगर ये नए सिम्टम्स आ रहे हैं तो अपने जीपी से रिव्यू करें और ब्लड टेस्ट वगैरह करा लें। और मे बी यू मे नीड अनदर एंडोस्कोपी टू सी हाउ थिंग्स आर। मेरे ख्याल में आप उसे कंसल्ट कर लें जस्ट टू गेट एवरीथिंग रीचेक्ड अगेन। 3 साल काफ़ी लंबा अरसा होता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। ओके, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। हमारे पास 2 कॉलर और मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, डॉक्टर साहब से बात करनी है जी डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, आप क्वेश्चन कीजिए डॉक्टर साहब से। जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। जी, मुझे अपनी आंटी के बारे में पूछना है। उनकी एज 83 है और वो डायलिसिस करवा रही हैं। जी जी। तो डायलिसिस करवाने के बाद वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करना शुरू कर देते हैं और बहुत ज़्यादा उनको थकावट हो जाती है और कुछ खाने पीने भी नहीं होता है, बिल्कुल हिम्मत नहीं रहती। तो मुझे ये भी पूछना था कि उनको वीक में कितनी बार डायलिसिस करवाना चाहिए और डायलिसिस करवाने के बावजूद भी उनकी सेहत ठीक नहीं हो रही। ठीक है जी, ठीक है जी बताता डॉक्टर साहब, आपको आंसर करते हैं। अपने अगले कॉलर से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आप टीवी की अपनी आवाज़ बंद कर लें और डॉक्टर साहब से क्वेश्चन कीजिए। डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं जी। हेलो जी सुन रहे हैं, आप सवाल कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुझे डॉक्टर साहब ये पूछना है कि मैं डायबिटिक भी हूँ। मेरी आँख की जो नहीं होती पुतली, उसके ऊपर कोई 2-3 महीने से इतनी खारिश होती थी कि ड्राइनेस बहुत हो गई। तो अब दूसरी आँख में भी होनी शुरू हो गई है, तो जिसकी वजह से मैं बड़ी परेशान हूँ। डॉक्टर जीपी से बात की है तो उन्होंने ऑइंटमेंट दी है मुझे लगाने के लिए ऊपर। एंटीबायोटिक भी ऑइंटमेंट लगाई है, फ्यूस्टिडिन, और दूसरी एक मुझे दी थी उन्होंने ये बेटनोविक भी दी है। तो लेकिन उससे कोई आराम नहीं आया। तो अब मुझे ऐसे लगता है कि आंखों के अंदर भी बहुत खारिश है। तो बड़ी आपकी मेहरबानी हो। ये आपको फर्स्ट टाइम हुआ है, पहली दफ़ा हुआ है, पहले नहीं हुआ कभी? पहले नहीं हुआ, लेकिन ये 2 महीने से मुझे 2-3 महीने से मसलसल ये कभी एकदम बैठ जाती है फिर एकदम हो जाती है। लेकिन आप आर यू डायबिटिक? जी मैं डायबिटिक हूँ। आपकी उम्र क्या है? मैं जी 67। और जब आपने बोला पुतली, यू मीनिंग पलकों के ऊपर या अंदर? आंख पुतली तो अंदर होती है। पलकों के ऊपर, पलकों के पुतली पे क्रस्टी हो जाती है, लाइक चप्पू क्रैकली टाइप की हो जाती है आंख, जो पलकें हैं। जी बिल्कुल, पलके तो पलकों के ऊपर नहीं, जो पुतली होती है उसके ऊपर क्रैक से जैसे आ जाता है। और बड़ी खारिश होती है रात को भी, सुबह भी। और फिर मैं अब गर्म ठंडे पानी की पट्टियां रखती हूँ, फिर कभी गर्म पानी से कभी दवाई लगाती हूँ, और क्रीम वैसलीन जो है पेट्रोलियम जेली तो हर वक्त रात को भी उठ के लगाती रहती हूँ। जी डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह इसका आपको आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी। डॉक्टर साहब हमारे साथ 2 कॉलर और मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम मैं देख रही थी। मेरा एक जनरल सा सवाल है कि जिन लोगों को कोरोना हो गया है तो क्या दोबारा उनको भी हो सकता है? और दूसरा सवाल ये है कि मतलब ये जो मेडिसिन है, मतलब यही वार्निंग हो रही है कि ले दवाई, उनको भी टीका लगवाना चाहिए, जो वैक्सीन लेनी चाहिए? जी मैं बताता हूँ आपको। चलें सही है जी, इस पे भी डॉक्टर साहब आपको जी मैं रखती हूँ तो फिर जवाब दीजिए। जी बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब मेरा हाल है ये कोविड वाला सबसे पहले आप बता दें। ये तो हम अभी गॉट कॉल है और अभी नहीं कॉल है, ठीक है। तो अभी इसको ये तो हम इतना जो है ना वो बता चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है ना देखें, सबसे पहले कोविड का जवाब देते हैं हम, फिर उसके बाद वापस जाएंगे। आई थिंक पहला उनका सवाल ये था कि कैन यू हैव अ कोविड अगेन इफ़ यू ऑलरेडी हैड अ कोविड, एंड कैन यू हैव, डू यू नीड टू हैव अ वैक्सीनेशन अगर आपको कोविड पहले हो चुका है। यानी कि अगर आपको कोविड एक दफ़ा कैच कर चुके हैं तो क्या दोबारा कोविड भी हो सकता है, और क्या जिन लोगों को कोविड हो चुका है वो उनको इंजेक्शन लगाना ज़रूरी है? दोनों सूरतों में यस, आपको इंजेक्शन लगाना
चाहिए। और हाँ, कोविड आपको दोबारा हो सकता है, एक दफ़ा होने के बाद दोबारा हो सकता है। तो इसलिए ये एक तरह का वायरस है ऑब्वियसली, तो वो एक दफ़ा कैच करने के बाद यकीनन आपकी बॉडी इसको इम्यून होती है, लेकिन आप दोबारा कैच कर सकते हैं। हाँ, यकीनन जिन लोगों को एक दफ़ा इम्यूनिटी हो जाती है या जिनको एक दफ़ा हो चुका होता है तो उनकी बॉडी उसको रिकग्नाइज़ करती है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके सिम्टम्स इतने ज़्यादा नहीं होंगे। सिमिलरली जो लोग इंजेक्शन लगाते हैं उनको भी हो सकता है, लेकिन वो जानलेवा नहीं होगा। मैं एक बात फिर से रिमाइंड करा दूं, हम इस बात को बार बार प्रोग्राम में पिछले 1 साल से हम बोल रहे हैं, मैं दोबारा एक दफ़ा रिमाइंड करा दूं। देखिए, कोविड इज़ लाइक अ वायरस, बट क्यों हम उससे डरते हैं और क्यों उसकी इतनी ज़्यादा तबाही उसने मचाई है, क्योंकि वो जानलेवा हो जाता है, लोगों की जानें गई हैं। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी को कोविड होता है और सिर्फ हल्का फुल्का नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, लेकिन अगर आपकी बॉडी उसको रेजिस्ट करती है टू मेक इट वर्स, तो हमें कोई मसला नहीं है। तो कोविड अभी दुनिया से जाएगा नहीं वैक्सीनेशन की वजह से, लेकिन हाँ, अमवात जो हैं, जो लोगों की डेथ रेट्स हैं, वो ये इंजेक्शंस वगैरह रोकेंगे, कम कर देंगे। और आपने देखा है कि आने वाले, हमने अभी पिछले महीनों में देखा है कि एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप हुआ है फ्रॉम अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम डेथ्स, एंड होपफुली दिस विल कैरी ऑन। सो बिल्कुल आपको वैक्सीन लगानी चाहिए दोनों सूरतों में। एक खातून थी जिन्होंने इससे पहले फ़ोन किया था, उन्होंने बताया कि आँख में जो है वो ख़ारिश होती है ऑन आईलिड्स अराउंड दैट एरिया, इचीनेस एंड यू नो फ्लेकीनेस। इसको हम कहते हैं ब्लेफराइटिस। इट्स बेसिकली काइंड ऑफ अ इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड्स हो जाती है, और उसकी जो आपकी जो डक्ट्स वगैरह होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लेफराइटिस का प्रॉब्लम ये है कि ये इसके कॉजेज़ तो बहुत सारे हो सकते हैं, बाज़ बगैर किसी कोज़ के भी हो जाता है, एज की वजह से भी होता है, एज वी गेट ओल्डर, डैंड्रफ, एक्जिमा जिनको होता है उनको भी हो सकता है। लेकिन इसका जी इशू ये है कि इसकी कोई एग्जैक्ट ट्रीटमेंट है नहीं, अपार्ट फ्रॉम बेसिकली बेदिंग योर आइज़ विद कूल डाउन बॉइल्ड वाटर, क्लीनिंग, एक ड्रॉप बेबी शैम्पू डाल लें उसको क्लीनिंग करने से, लेकिन दैट इज़ द मेन थिंग एक्चुअली। एंड येस, कीप इट लाइक आपने बताया पेट्रोलियम जेली लगाने का बोला है या दूसरी चीज़ें लगाने की बोली है। आई मेकअप्स वगैरह जो लोग करते हैं उससे भी इरिटेशन हो सकती है बाज़, सो टू अवॉइड दैट एज़ वेल। और अगर खुदा न खास्ता इन्फेक्शन हो जाए तो ड्रॉप्स या फिर ऑइंटमेंट एंटीबैक्टीरियल भी ली जा सकती हैं, लेकिन अदरवाइज़ इसका कंसिस्टेंट कोई हल अनफॉर्चुनेटली है नहीं। हाँ, अगर ये जो आपने बोला कि मुझे सीजनल हुआ है, हो सकता है कि आपको सिर्फ अभी जो महीना चल रहा है 2-3 जो कि जिसमें कि एक्जिमा और दूसरी चीज़ें फ्लेयर अप हुई, लाइक हे फीवर और एलर्जीज़, सो हो सकता है शायद इसकी वजह से आपको फ्लेयर अप हुआ हो, लेकिन इलाज इसका ऐसा इसके अलावा कोई नहीं है जो आप ऑलरेडी कर रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया। एक खातून थी, उन्होंने अपनी आंटी के लिए फ़ोन किया था कि मेरी आंटी 83 ईयर्स ओल्ड एंड शी इज़ ऑन डायलिसिस एंड शी फील टायर्ड आफ्टर डायलिसिस, एंड हाउ मेनी टाइम्स उनको डायलिसिस होना चाहिए, इनके कितनी दफ़ा होना चाहिए, और वो फील टायर्ड करती हैं। नाउ देखें, शी इज़ 83 ईयर ओल्ड, आपको ये समझना पड़ेगा कि डायलिसिस पे जाने की रीज़निंग इज़ दैट योर किडनीज़ आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, यू नो, आपकी किडनीज़ ख़राब हैं तो आपको डाला जाता है। तो उसकी जो सबसे बड़ी टायर्डनेस की वजह तो एक किडनी फेलियर भी है, नंबर 1। नंबर 2, कितनी दफ़ा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए। अब डायलिसिस की भी डिफरेंट अक़साम हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, और ये डिसीजन एक्चुअली मैं एज ए जीपी तो आपको नहीं बताऊंगा कि कितनी दफ़ा होना चाहिए। दीज थिंग्स कम फ्रॉम द नेफ्रोलॉजिस्ट, जो कि किडनी का स्पेशलिस्ट होता है। वो इंडिविजुअली पेशेंट को असेस करता है और वो डिसाइड करता है कि इस पेशेंट के लिए किस किस्म का डायलिसिस चाहिए और कितनी दफ़ा चाहिए। तो आई थिंक दैट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ इंडिविजुअल पेशेंट और नेफ्रोलॉजिस्ट एज वेल कि वो कितनी दफ़ा चाहिए। लेकिन यकीनन उनकी एज और जो उनकी बीमारी है क्रॉनिक किडनी प्रॉब्लम की, उसमें टायर्डनेस इस काइंड ऑफ अ पार्ट एंड पार्सल। लेकिन जहाँ तक कितनी दफ़ा होना चाहिए, जो भी उनका नेफ्रोलॉजिस्ट है, यू हैव टू फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस। राइट। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और जो कॉलर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके पास क्या क्वेश्चन है। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एपिलेप्टिक भी हूँ और मेरी एज है 52 ईयर हूँ। ये 4-5 साल हो गए हैं, मुझे हे फीवर इतना एक्सट्रीमली हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी आंखों में, मेरी नाक में, मेरे पूरे दांतों तक ये जाता है। वो इतना ज्यादा होता है कि मेरी आंखों से पानी भी निकलता है और मेरी आंख के पीछे बोल्स हैं, उनमें भी पेन बहुत ज्यादा होता है, और उसके साथ साथ सर में भी मेरा बहुत ज्यादा दर्द होता है। मैं टेग्रोटोल और वैसे भी एक नोज ड्रॉप भी डॉक्टर साहब ने दिया है, मुझे इस वक्त उसका नाम
याद नहीं हुई, वो भी मैं ले रही हूँ और उसके साथ में और भी दवाइयाँ लेती हूँ, लेकिन मुझे कोई उससे फर्क नहीं पड़ रहा। जी हाँ। आप प्लीज कोई ऐसा। और आपको ये जो होता है सीजनल है आपको, या पूरे साल ही आपको कुछ ना कुछ रहता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं ये मुझे इससे हे फीवर की वजह से होता है, मुझे सीजनल है? तो पूरे साल कभी नहीं हुआ। ओके सही, ठीक है, मैं आपको कुछ थैंक यू जी आपके क्वेश्चन का। डॉक्टर साहब सीजनल है। जी हाँ। बल्कि मुझे भी याद आ गया कि गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने हे फीवर के हवाले से भी हाँ हमने की थी लास्ट वीक, और मेरी एक जी। वीडियो भी एक्चुअली जीपी बाइट्स के नाम से ऑन यूट्यूब अबाउट हे फीवर। तो हे फीवर जो है आजकल बहुत हॉट टॉपिक है, क्योंकि हम गर्मी है और पॉलन काउंट्स हाई हैं, और हे फीवर बड़े ज़ोर शोर से आ रहा है। हे फीवर बेसिकली इची आइज़, इची थ्रोट, watery nose, cough, wheeze, all those things are symptoms of hay fever. और ये डायरिया इस मौसम में ज़्यादा हो जाता है। सबसे पहली बात तो मैं कहता हूँ कि एक चीज़ जो हे फीवर के जो लोग सफ़रर हैं उनको एक चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि ये इसका कोई 100 ये एलर्जी है, इसका कोई 100% इलाज नहीं है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तो पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये कि इट्स नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन यू, इट डिपेंडेंट ऑन इन्वायरमेंट अराउंड यू। तो लेट्स से आज पॉलन काउंट्स बहुत हाई हैं और आप यू सफ़र फ्रॉम हे फीवर, आई मीन आई डोंट नो क्या आप क्या कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं, आप बाहर ना जाएं, मास्क पहने, खिड़कियां बंद रखें, ताकि पॉलन कम से कम आपके घर के अंदर इंटर हों और आपको अफेक्ट करें। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके घर में कारपेट है और आप इतनी बुरी तरह से सफ़र हैं इसकी हे फीवर की, तो मे बी यू शुड गेट रिड ऑफ द कारपेट्स एंड थिंग्स सो दैट इट्स मच ईजियर कि पॉलन उस पर स्टे ना करें। ऐसी सरफेस हो कि आप उसको साफ़ कर दें तो वो उस पर स्टे ना कर सकें। इसके अलावा फ्यूम्स, इसके अलावा मैंने पॉलन का आपको बता दिया, जो भी चीज़ धुआं हो गया, परफ्यूम्स हो गए, या जो भी चीज़ एग्रीवेट कर सकती है हे फीवर को, आपको उसको अवॉइड करना है, प्रिवेंटिव नंबर 1। उसके अलावा जो आजकल तो खैर मास्क बहुत है, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा इशू है तो आप ग्लासेस पहन सकती हैं, यू कैन वेयर अ मास्क टू अगेन रिड्यूस द इफेक्ट्स। हे फीवर का जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत कोई एक फिक्स इलाज नहीं है, डिफरेंट मेडिकेशंस हैं, डिफरेंट स्ट्रेंथ्स की होती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर ओवर द काउंटर एंटीहिस्टामिन टैबलेट्स हैं। जैसे कि अगर आपको नाक का या आँख का या गले का जो मसला जिस तरह बता रही हैं, आई थिंक यू शुड यूज़ ऑल 3 ऑफ देम। आई ड्रॉप भी यूज़ करें, नेज़ल स्प्रे एंड ड्रॉप्स भी यूज़ करें, और इसके अलावा टैबलेट्स भी लें। हाँ, एक टैबलेट जो है सबसे स्ट्रॉन्ग वाली जो कि ओवर द काउंटर शायद नहीं अवेलेबल, वो है फेक्सोफेनेडिन 180 मिलीग्राम। आप वो अपनी जीपी से लिखवा सकती हैं, वो एक स्ट्रॉन्गर टैबलेट है, वो आप यूज़ कर सकती हैं, लेकिन इसके अलावा मेरे ख्याल में नहीं। लेकिन ज़रूर अपने इर्द गिर्द भी देखें, मे बी आपके गार्डन में कोई ऐसा पौधा हो जिससे एग्रीवेट हो रहा हो, तो अपने इर्द गिर्द भी ज़रूर देखें कि हे फीवर मे बी यूल फाइंड समथिंग विच इज़ मेकिंग इट वर्स। सो इर्द गिर्द देखना भी ज़रूरी है साथ साथ इलाज के। ये डॉक्टर साहब इसमें जो फॉर एग्जांपल जिस घर के अंदर आप रह रहे हैं वहाँ पर अगर कारपेट वगैरह हैं तो उससे भी हो सकता है कोई डस्ट एलर्जी हाँ, वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल जो भी चीज़ है, देखिए ना, कोई भी ऐसी सरफेस जहाँ पे चीज़ ठहर सकती है, तो अगर एक पॉलन है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, वो फंस सकता है फर में या कारपेट पे, लेकिन अगर एक लैमिनेट है या कुछ है, उस पर आप एक दफ़ा ब्रश करते हैं, साफ़ करते हैं या उसको मॉप करते हैं, तो इट्स मच ईजियर टू क्लीन। अब कारपेट को किस तरह करेंगे मॉप? तो इस तरह से जो भी ऐसी सरफेस जो कि ईजी टू क्लीन और जहाँ पे चीज़ ठहर ना सके, उसको हम बेसिकली अवॉइड करें। बाकी इसका कोई इट्स एन एलर्जी, इट्स अ सीजनल इशू। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ ये इसी के हवाले से बात करें, क्योंकि अभी ब्रेक पर जाने का टाइम हो रहा है, तकरीबन 1 मिनट रह गया। क्विकली ये बता दें कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये समर के अंदर इश्यूज़ आते हैं, क्या विंटर के अंदर भी आपको ये हे फीवर कंसिडर किया जा सकता है कि ये भी जनाब विंटर अभी स्टार्ट हो रहा है या ख़त्म हो रहा है, तो उस वक्त बहुत कम पेशेंट्स होते हैं जिनको कि हे फीवर सिम्टम्स जो है वो हो सकते हैं बाज़ मौसमों में, लेकिन वो बहुत कम तादाद है, लेकिन होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है वो ये महीने चल रहे हैं आपके मार्च से लेके जुलाई एंड अगस्त समटाइम एज वेल एट द पीक। दिस इज़ द पीक सीज़न एक्चुअली वी आर इन। तो ज़्यादातर तो सीजनल है, लेकिन ओकेजनली सम लोगों को बाज़ को होता है। लेकिन उन लोगों को देखने की ज़रूरत ये है कि आया कि ये हे फीवर ही है या कोई और मसला है।
राइट, तो जो हमें विंटर के अंदर हाँ अगर उनको सिम्टम्स वो आ रहे हैं कंसिस्टेंटली देन वी हैव टू लुक देम स्लाइटली मोर। राइट। डॉक्टर साहब अभी हमारे पास थोड़ा सा हमने जाना है ब्रेक के ऊपर, तो उससे पहले नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा ये जो प्रोग्राम है सेहत के हवाले से आप डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो और आप फ़ोन कॉल ना कर सकें तो आप हमारे जो सोशल मीडिया है, फेसबुक का पेज है इस्लाम चैनल उर्दू का, उसके ऊपर भी आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। और इंशाल्लाह हमारा जो अगला प्रोग्राम है वो उसकी रिमाइंडर भी मैं आपको दूंगा ब्रेक के बाद। लेकिन आप हमारे साथ रहिए और कुछ ही देर के बाद हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। अभी चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। नाज़रीन छोटे से वक्फे के बाद मैं आपको प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। हम गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले अपने जो कॉलर हैं उनके साथ और उनके सवालात के जवाब दे रहे थे। आप भी अगर किसी भी हवाले से, सेहत के हवाले से आप क्वेश्चन करना चाहें डॉक्टर साहब से तो आप कॉल कर सकते हैं। और जो कॉल बैनर है वो टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारा अगला जो सेगमेंट है अगला जो प्रोग्राम है वो इंशाल्लाह अगले संडे को होगा। ये जो सेहत है ज़िंदगी का सेगमेंट है आस्क ए जीपी। तो इसलिए अगर आज का प्रोग्राम आप मिस कर जाएँ, कोई क्वेश्चन आप भूल जाएं, तो आप अगले प्रोग्राम में भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब प्रोग्राम के शुरू में हमने बात की थी गोट की कि यूरिक एसिड की वजह से जो पाँव के अंदर वो सूजन वगैरह हो जाती है, उसकी आपने वजूहात भी बताई काफ़ी कि बहुत ज़्यादा उसमें ग़िज़ाएँ हो सकती हैं या चीज़ें हो सकती हैं। उसका फिर सोल्यूशन क्या है, उसका हल क्या है? और इसके साथ आपने ये भी बताया कि ज़रूरी नहीं है पाँव में और भी जॉइंट्स जो हैं वो भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं बॉडी के। तो बिल्कुल वो मैंने जो चीज़ बताई ना वो मोस्ट कॉमनेस्ट है। सही है, ठीक है ना, कॉमनेस्ट है वो, तो इस वजह से उसका मैंने बताया। आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि इसका बचाव तो यही है कि एक जो भी चीज़ का पॉजिटिव एजेंट है। फॉर एग्जांपल मैंने आज कोई शेलफिश खाई लेट्स से और मुझे कल को गाउट के पेन शुरू हो जाता, तो मुझे पता है कि ये गाउट जो है मुझे ये मैंने जो ग़िज़ा खाई है और एवरीबडी नोज़ दैट के। इसी तरह बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि अल्कोहल पीते हैं या वाइन है या इस तरह की चीज़ें, उनको पता है वो पीते हैं, नेक्स्ट डे ही उनको असर हो जाता है। इसी तरह बहुत सारी खाने की चीज़ें हैं जिनमें कि प्यूरिन होती है और उसकी वजह से यूरिक एसिड हाई हो जाता है और उनको गाउट के अटैक शुरू होते हैं। तो पेशेंट को अक्सर हिस्ट्री में पता होता है और या फिर डॉक्टर उनसे हिस्ट्री ले भी सकता है। तो सबसे पहले तो अपने साथ खुद सोचें कि यार ये मैंने क्या खाया था और किस चीज़ से, तो उसको अवॉइड करें फॉर द फ्यूचर, नंबर 1। नंबर 2, अपने जो डॉक्टर से भी आप एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन ले सकते हैं और या फिर ओवर द काउंटर जो फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिकेशन है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी लाइक आइबुप्रोफेन है या पैरासीटामोल वगैरह आप ले सकते हैं। स्टार्ट पैरासीटामोल से करके देखें, हो सकता है उससे बेहतरी आ जाए। अगर नहीं होता तो आइबुप्रोफेन भी ले सकते हैं अगर आइबुप्रोफेन आपको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है, यानी कि आप अलाउड हैं आइबुप्रोफेन लेने के लिए, आपकी सेहत अलाउ करती है, आपका जीपी या डॉक्टर आपको ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि मना करती है आइबुप्रोफेन लेने से। बाज़ प्रॉब्लम्स में आइबुप्रोफेन नहीं ले सकते, तो उसके लिए आपको ज़्यादा अपने डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको अलाउड है तो आइबुप्रोफेन यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपका डॉक्टर भी आपको कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन लिख सकता है, उससे भी आराम आता है। फ़र्ज़ कीजिए कि एक आदमी है उसको इससे आराम नहीं आता और बार बार उसको गाउट होता है, उसने ग़िज़ा भी चेंज कर ली, उसने सब कुछ कर लिया, लेकिन उसको बार बार फिर भी गाउट होता है, तो ज़ाहिर है इट्स क्वाइट डिसेबलिंग और प्रॉब्लमेटिक फॉर द पेशेंट। तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ होती हैं, यानी उसको प्रिवेंट करने के लिए उसको हम एलोपेरेनॉल कहते हैं। उसकी भी डिफरेंट डोजेजेस हैं जो आपका जीपी आपको बताएगा, और उससे ये होता है कि जो गाउट के अटैक्स होते हैं वो काफ़ी हद तक रुक जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। तो फर्स्ट चीज़, जो चीज़ अगर कॉज कर रही है उसको अवॉइड करें। इमीडिएट इलाज बताया मैंने कि टैबलेट कौन सी ले सकते हैं, और इसके अलावा अगर फ़र्ज़ कीजिए कि फिर भी हो रहा है तो प्रिवेंटिव मेडिकेशन भी हमने बता दी कि उसको लेना चाहिए। सही। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। अरे मैं मिसेस अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी आप पूछिए। जी मेरा बेटा 19 इयर्स का है, तो बाल उसके बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो जैसे नहीं ड्राई स्किन उसकी बहुत ज़्यादा है, तो उसको खारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके अच्छा ठीक है, 19 ईयर ओल्ड बोला आपने? जी ओके, आई विल टेल यू। डॉक्टर साहब आपको इसका आंसर करते हैं, थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर साहब, बालों का गिरना यंग लड़कों में बहुत बड़ा इशू है।
और उसके बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। जो टॉप मोस्ट कॉज जिसको कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसको देखने की ज़रूरत है, वो है जेनेटिक एज वेल। क्या ख़ानदान में फादर, जो भी इमीडिएट रिलेटिव्स हैं, उनकी क्या हिस्ट्री है, हेयर लॉस की हिस्ट्री है या नहीं है। सो सबसे पहली बात तो ये पूछनी पड़ेगी आपको कि हेयर लॉस है फैमिली में या नहीं है। नंबर 2, आपने जैसे बताया कि उसके सर में ख़ारिश होती है और सर में ड्राइनेस है, जिसको कि हम सेबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, यानी कि आम फहम ज़ुबान में डैंड्रफ बोला जाता है। वो उसको साउंड्स मोर लाइक दैट। लेकिन डैंड्रफ से जो ना यकीनन बाल गिर सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा बोल्डनेस नहीं होनी चाहिए। एक आदमी अगर जिसकी की फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है बिल्कुल भी, और उसको से डर्मेटाइटिस हो रहा है और उसकी वजह से उसके बाल गिर रहे हैं, तो उसको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। और इसके लिए जो भी तदारुक है, अगर फर्जी कि बहुत ज़्यादा सिवियर किस्म का है तो उसके अलग इलाज है। माइल्ड फॉर्म में जो है उसके लिए ओवर द काउंटर आप शैम्पूज़ यूज़ कर सकते हैं, डैंड्रफ शैम्पूज़ और दूसरे 3 शैम्पूज़ ओवर द काउंटर मिलते हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़े से लोशंस हैं, सम हर्बल टी ट्री ऑयल और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग अक्सर पेशेंट्स बताते हैं आके, जो काफ़ी हेल्प करते हैं, तो ये कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा इशू है तो डॉक्टर आपको लोशंस भी कुछ दे सकता है, जो कि सेबोरिक डर्मेटाइटिस में या डैंड्रफ में मुफीद होते हैं। इसके अलावा बहुत ही अगर सिवियर केस है तो उसके लिए कुछ शैम्पूज़ भी आते हैं, वो भी प्रिस्क्राइबेबल होते हैं और वो आपका जीपी आपको बताएगा। तो मैंने तमाम चीज़ें आपको बताई कि किस तरह है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि फैमिली हिस्ट्री है, मेरे ख़्याल में आप मेरे ख़्याल में वो डॉक्टर को अगर जाके मिल आए तो डिपेंड करता है कि किस तरह का हेयर लॉस है, सारी चीज़ें आई थिंक ये इंस्पेक्शन देखने के बाद बताया जाएगा। लेकिन तमाम सिनेरियो जो है मैंने आपको सामने रख दिया। राइट डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर जी सर जी, मैंने काफ़ी अर्से से मुझे यूरिक एसिड है, गुड प्रॉब्लम, और आज 4 महीने 5 महीने में एक दफ़ा लाजमी होता है, कभी राइट साइड पाँव में होता, पाँव में है, और कभी लेफ्ट साइड पाँव में। ये जोड़नी अंगूठा या हथेली इस पे। तो अभी लास्ट वीक मुझे हुआ था, जीपी से दवाई लेते तो ठीक हो जाता है। वो सैटरडे संडे मंडे था, मंडे बैंक हॉलीडे, 3 दिन जीपी बंद थी, तो फोन करते करते वो 3 दिन के बाद ऑटोमेटिक ही वो ठीक हो गया। बहुत सूझ जाता है, ऐसा लगता है जैसे हड्डी टूटी हुई नीचे पानी रखा है उसका। ये अंगूठे में ही होता है 3-4 आपके? दिन के बाद। जी ये अंगूठे में ही होता है? अंगूठे में या अंगूठे के साथ ही फ्रंट वाली जगह, हड्डी ऊपर वाली जी जी, लेकिन उसी एरिया में होता है, पूरे पाँव में नहीं होता? पूरे पाँव में नहीं होता। हाँ, तो हो सूझ सकता है। जाता है, ऐसा लगता है जैसे हड्डी टूटी गई है। ये 6-7 साल से है। तो आपने टेस्ट नहीं हर कराया? महीने में जी जीपी से करवाते हैं, सब ब्लड टेस्ट करवाया, सब कुछ करवाया। जीपी बस फोन करते हूँ जब होता है, वो दवाइयाँ दे देते हैं, मेडिसिन। तो क्या डायग्नोसिस क्या बना, उसने क्या बताया, क्या मसला क्या है? नहीं वही मसला कि साल में 1-2 दफा लाजमी हो जाता है। नहीं, उसने कोई 3 नाम दिन, नहीं 2 दिन। बताया ये चीज़ का, क्या चीज़ है आपको? यूरिक एसिड। हाँ, यूरिक डाउट है ना एसिड, आपको, जो अभी हम हमारा जो वही टॉपिक था, वही चीज़ पूरा टॉपिक हमने अभी डिस्कस किया। आपने पता नहीं प्रोग्राम देखा नहीं देखा, गाउट के बारे में हम पूरा डिस्कस कर रहे थे कि इसकी मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए और इसकी प्रिवेंटेटिव, अगर आपको इतना ज़्यादा होता है तो उसको प्रिवेंटेटिव मेडिकेशन पे चले जाएं, यानी कि उसके बचाव के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, वो अपने जीपी से बात करें, वो आपको रोज़ लेनी पड़ेगी। तो आपका इंशाल्लाह ताला ये प्रॉब्लम जो है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, लेकिन वो आपको अपने जीपी ही प्रिस्क्राइब करेगा इसके बचाव के लिए, ठीक है? अच्छा, हाँ, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैंने आपको चंद माह पहले फ़ोन किया था। ख्याल रखिए कि मेरी तमाम बात सुनने के बाद जब मैं फ़ोन रखूंगी तब जवाब दीजिएगा। चंद माह पहले फ़ोन किया था, मैंने आपको बताया था मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम जो है फैमिली में है। तकरीबन 99% हार्ट अटैक से डाइड होते। मेरे साथ चूंकि हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो उस वक्त मैं रिमीपल यूज कर रही थी 10 mg। तो आपने मुझे कहा कि डॉक्टर से बात करके चेंज कर लें। अब वो मुझे दे रहे हैं एम्लोडिपाइन, या ये 5 mg की है। अब वो जो पहली रिमीपल खा रही थी उससे मुझे हर वक्त सर में दर्द होता था और ऐसे लगता था मैं चल नहीं रही हूँ, फ्लाई कर रही हूँ। इसके खाने से मुझे ये हो रहा है, मेरी नोज पर और लिप पर स्वेलिंग हो जाती है और मेरी कमर में शदीद दर्द, और मुझे जोड़ों का दर्द था पहले भी, लक्स जॉइंट प्रॉब्लम, बट अब ज्यादा फील हो रही है।
मुझे अब क्या करना चाहिए? एक सवाल कर लूँ आपसे? जी हाँ, जरूर। अच्छा, ये बताएं कि आप किसी और दवाई पे तो नहीं है? जी, मैं दवाई पर हूँ, गैस्ट्रियो की भी ले रही हूँ और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की भी ले रही हूँ, पैरासीटामोल भी लेती हूँ और एक और लेती हूँ डिप्रेशन की। अच्छा, ये जो आप एम्लोडिपिन का बता रही हैं, ये आप जी, जी। 100% श्योर हैं कि ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये हुए हैं इसके लेने के बाद? जी हाँ, मुझे इससे पहले वो तमाम दवाइयाँ मैं ले रही थी और रिमीपन ले रही थी, लेकिन जब से ये मैंने 4-5 माह से शुरू की है तो मैंने नोट किया है कि एक तो मुझ में सुस्ती बहुत आ गई है और दूसरा मेरे होंठों पर और आंखों पर जो है वो सूजन आ जाती है और मेरी कमर का दर्द बढ़ गया। पहले भी होता था लेकिन अब ज्यादा बढ़ गया, जोड़ों का दर्द ज्यादा शुरू हो गया और मैं सुस्त हो गई हूँ बहुत ज्यादा। ब्लड मैं प्रेशर, खाना चाहती हूँ लेकिन खाने के लिए किचन में भी जाने की हिम्मत नहीं है। ब्लड प्रेशर की इसके अलावा कोई दवाई नहीं लेती हैं आप? जी नहीं, इसके अलावा और ठीक है, मैं आपको मैं अपनी तरफ से जो भी बहुत solution इसका शुक्रिया बताने की आपके कोशिश क्वेश्चन का डॉक्टर साहब, अभी आपको आंसर कर देते हैं। जी डॉक्टर साहब। आई थिंक आई रिमेंबर दिस कॉलर, हमारी ये पेशेंट है, इनको काफ़ी मल्टीपल मेडिकेशंस ले रही हैं। उनमें ब्लड प्रेशर की दवाई थी पहले, उससे उनको प्रॉब्लम आई थी जिस पे कि उन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि उसको रोक दें और डॉक्टर से बात करें, उसके अल्टरनेटिव लें। तो उनको डॉक्टर ने अल्टरनेटिव पे लगाया और उसके साथ भी उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखें, हर दवाई, जो दवाई इनको पहले लगी थी और या जो अभी है, ये मोस्ट कॉमनेस्ट यूज़ टैबलेट्स हैं ब्लड प्रेशर को डील करने के लिए। ब्लड प्रेशर के लिए जो देयर आर सर्टेन मेडिकेशंस विच आर यूज्ड इन आवर कंट्री, 4-5 दवाइयाँ हैं जो कॉमनली यूज़ होती हैं NHS में और वो डिफरेंट फैमिलीज से हैं, डिफरेंट ब्रांड हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल 4-5 फैमिलीज़ की ड्रग्स ही हैं जो कि यूज़ होती हैं। याद रखने की बात यह है कि हर दवाई के इंसान को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शायद हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली अगर एक पेशेंट को एक नई दवाई इतना बॉदर कर रही है कि जिसकी वजह से पहले उनको हेडेक का इशू था और अब दूसरे इश्यूज शुरू हो गए, तो अनफॉर्चुनेटली इसके अलावा कि उस दवाई को रोका जाए और देखा जाए कि आया रोकने के बाद वो सिम्टम्स सही हो गए हैं और अपने डॉक्टर से रुजू करके जो उन्होंने रैमिप्रिल के वक्त किया था, अनफॉर्चुनेटली आपको दोबारा वही बात अपने डॉक्टर को बतानी पड़ेगी कि अल्टरनेटिव कोई दिया जाए। डेफिनेटली मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि आया आप श्योर हैं कि ये उस दवाई के बाद ही मसला शुरू हुआ है, और अगर पेशेंट की हिस्ट्री क्लियर कट है और पेशेंट ही इस चीज़ का जवाब दे सकता है एक्चुअली, तो आई थिंक एज अ डॉक्टर आई ट्रस्ट माई पेशेंट्स हिस्ट्री एंड उसके साथ साथ उसकी दवाई को चेंज ही करने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो आपने रैमिप्रिल ले ली, एम्लोडिपिन ले ली, हालांकि ये बहुत कॉमन दवाइयाँ हैं और ज़्यादातर लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं आती हालांकि, लेकिन अगर आपको आ रही है तो आप इसका अल्टरनेटिव डिफरेंट दूसरी मेडिकेशंस भी हैं जो कि आपका डॉक्टर दे सकता है। और तो अगेन आई थिंक यू हैव टू डू द सेम होल एक्सरसाइज अगेन टू गो बैक टू योर GP। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी, इसमें ये भी हो सकता है कि जब इनको जो इन्होंने अभी क्वेश्चन किया है कि और ये श्योर भी है कि आफ्टर टेकिंग दिस न्यू मेडिसिन उसके बाद उनके अंदर ये सारी चीज़ें जो है ना वो प्रॉब्लम हुई हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि शुरू के अंदर, अभी तो 5 महीने तकरीबन गुजर गए हैं ये मेडिसिन लेते हुए इनको, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि 1 या 2 महीने के अंदर भी उनको ये एहसास होना शुरू हो जाए कि शायद जो है ना प्रॉब्लम हो रही है, तो वो तब भी अपने GP के साथ रब्ता कर सकती हैं कि मैंने ये मेडिकेशन जो है चेंज की है तो अभी मेरे साथ ये मसला हो रहा है? मतलब कोई भी पेशेंट, बिल्कुल इनका तो नहीं? बिल्कुल आई थिंक प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखिए हर मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट हैं। कौन से आप लीफलेट उठाएं, हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट है, कौन सी चीज़ के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। हम दवाइयाँ उस तमाम वो जो यूज़ करते हैं कि जिनके बेनिफिट ज़्यादा हैं, नुकसानात कम हैं। कोई भी चीज़ रिस्क के बगैर लाइफ में है ही नहीं, इंक्लूडिंग योर मेडिसिन। इवन पैरासीटामोल के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इवन कोई भी माइनर से माइनर दवाइयाँ जो आप ओवर द काउंटर इवन बाय करते हैं उसमें भी आपको एक लिस्ट लंबी नज़र आती है, लेकिन वो रेयर होती है, कॉमन नहीं होती। जो भी हम दवाइयाँ NHS में हम जब यूज़ करते हैं पेशेंट्स के साथ, उस पर 80-90% लोगों को उससे फ़ायदा होता है, लेकिन यकीनन 10%, 5%, 1%, 2% डिपेंड करता है, उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। लेकिन हर इंसान मुख्तलिफ है, सही बात है, और हर इंसान की जो रिस्पॉन्स है वो चीज़ों के लिए डिफरेंट होती है। इसी तरह दवाइयाँ भी हुई हैं,
उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आई थिंक हिस्ट्री जो होती है वो सबसे की चीज़ होती है, पेशेंट खुद बताता है आपको आके। इसीलिए हम जो भी नई दवाई स्टार्ट करते हैं हम उसका फॉलो अप करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं आप 2-3-4 हफ्ते बाद आएँ, बताएं भाई क्या हो रहा है, चाहे वो ब्लड प्रेशर की हो, चाहे वो डिप्रेशन की हो, चाहे कोई भी नई दवाई जो परमानेंट तौर पे हम पेशेंट को लगाते हैं, उसका फॉलो अप होता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जो भी डिपेंड ऑन टाइप ऑफ मेडिकेशंस। एंड आई ऑलवेज टेल माय पेशेंट टू सेफ्टी नेट के आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अगर फ़र्ज़ कीजिए हो सकता है टैबलेट लेने के 1 हफ्ते बाद प्रॉब्लम आ जाए या 2 दिन बाद प्रॉब्लम आ जाए, तो आप यकीनन हमें फ़ोन करके बताएं ताकि हम उसको आपको करेक्ट एडवाइस दे सकें। राइट, तो इसके लिए ज़ाहिर है ज़रूरी है कि पेशेंट खुद जो है वो जीपी को कॉल करे, इल्ला ये कि आप को ये पता ना चल रहा हो कि शायद ये मेडिकेशन की वजह से ये या किसी और वजह। जब आप श्योर हो जाए तो फिर फौरी तौर पर अपने जीपी से। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी एक कॉलर भी जो थे हमारे, उन्होंने भी गाउट का इशू जो है वो डिस्कस किया आपके साथ। हमारा जो टॉपिक था आज का वो भी ये था, उसके अंदर आपने कुछ जो है वो तदाबीर भी बताई हैं कि बचाव कैसे मुमकिन हो सकता है और ये सारी चीज़ें। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आया आप, जैसे वो कह रहे थे कि वो जीपी से जब मेडिकेशन लेते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, तो क्या अगर कोई फ़र्द उसको पता भी चल जाए कि मिसाल के तौर पर कोई आदमी है जिसको गोश्त बड़ा पसंद है और वो खाना खाता है, अब उसको पता चल गया कि इसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन साथ में वो मेडिकेशन, वो खाना नहीं छोड़ रहा लेकिन मेडिकेशन पे चला जाता है जी कि मैं मेडिसिन ले लेता हूँ तो मैं ठीक हो जाऊँगा, तो ये कितना फ़ायदेमंद है उसके लिए या अल्टीमेटली एक्चुअली वो नुकसान ही कर रहा है? लेकिन इस बार हम तो हमेशा से, मैं एज ए डॉक्टर पेशेंट्स को हमेशा एडवाइस करता हूँ कि जितनी दवाइयाँ कम ली जाएँ लाइफ में वो बेहतर है। तो ज़ाहिर है अगर किसी शख्स को ये पता है कि मैं चाय पीने से या फ़लाँ फूड खाने से या फ़लाँ फ़िश खाने से या फ़लाँ टाइप का गोश्त खाने से मुझे एक प्रॉब्लम होती है, तो मेरी पहली एडवाइस तो यही होगी कि भाई छोड़ दो। दुनिया में बहुत सारी दूसरी चीज़ें आप खा सकते हैं और उससे ज़िंदा रह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हर आदमी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी है, हर एक को हर चीज़ तो सूट नहीं करती। तो मेरी पहली एडवाइस तो यही होगी कि ज़िंदगी में दवाइयाँ कम से कम हों और अगर आपको सिर्फ एक सर्टन फूड खाने से, ना खाने से मसला हल हो सकता है, तो पहली ऑप्शन तो मेरे ख्याल में अक्लमंदी वाली यही होगी कि आप उस पर जाएँ। लेकिन बाज़ दफ़ा ये बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि ये पता करना, तो उस सूरत हाल में ग़िज़ा के साथ साथ आपको प्रिवेंटिव दवाइयों पे भी जाना पड़ता है। तो मैं फिर वही कहूँगा कि आई थिंक उनकी जो हिस्ट्री लगी है, मुझे वो ये लगा है कि उनको गाउट के अटैक्स होते हैं, वो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, वो उनको पेन किलर्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी देता है, उसके बाद वो बेहतर हो जाते हैं, वो फिर हो जाता है। तो आई थिंक 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं यानी कि किस वजह से होता है उस पर कितना डिस्कशन किया, या लेकिन इसका आंसर तो मरीज़ ही दे सकता है कि भाई। डॉक्टर साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया है, वो ये है कि वो कहते हैं जी, एक क्वेश्चन ये आया सोशल मीडिया के ऊपर कि जब ही इज़ लाइक अराउंड 30-32 ईयर्स ओल्ड, वो कहता है जी मैं चाय का एडिक्टेड हूँ बचपन से ही और उसमें इशू नहीं है, मैं शुगर के बगैर भी पी लेता हूँ, शुगर डाल के भी पी लेता हूँ, तो वो मेरे लिए इशू नहीं है, लेकिन अगर मैं 2 दिन मतवातर नहीं पीऊँ तो मुझे सर दर्द होती है। बिल्कुल सही। तो ये क्या चीज़ है? मतलब अगर वो फॉर एग्जांपल वो छोड़ना चाहे उसको, क्या उसको मतलब आगे जाके कोई शुगर का इशू तो नहीं हो सकता? इस तरह ये चीज़ भी अपने जहन में रखें क्वेश्चन। और अब ये कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके पास क्या क्वेश्चन है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अला मैं डॉक्टर बात करनी चाहनी हाँ जी डॉक्टर साहब तुम सुन रहे हैं, करो हाँ चलो ठीक है ना। मैं एक दफा अगर भी फोन किया था तो मैं अपनी प्रॉब्लम दसी सी, पर मैं सही दसी ना सकी। मेरी जी है ना स्टमक की प्रॉब्लम है। सही है जी। ठीक है, अस्पताल वाले जरा ना सीटी स्कैन की थी तो ना सोजा दसिया था, उन्हें गोलियां दितियां, सोजा समझी गई हो ना जी जी। उन्हें गोलियां दितियां, पर वो मैं गोलियां थी डिप्रेशन नहीं आई, पर भाई तने रिलैक्स हो जो मसल वो दितियां ने, वो मैं खा दिया थी या मिठाई गोलियां सुन मैं खाई छोड़ियां, इतना मुझे आराम नहीं आया। मैं ये आखनी आ जे ये जी गोलियां जरूर दफा बड़ी दवाइयां चाहिए मैं डब्बी ने ना दसी छोड़ा ने, मैं जी इस गोलियां तो मजीद कोई और दवाई वै मैं जो ना भाई कोई तुसाने भाई पते च है तो मुझे दसो। मैं आई था इस चैनल है एक डॉक्टर बैठा था लंदन आया, भाई ना नहीं पता, पर वो डॉक्टर जरा है ना त्या सर्जन में गोली तो देना, वो फिर सर्जन है तो उस डॉक्टर की गल आखी थी किसी क्वेश्चन किया उसने, मैं नहीं किया, तो उस डॉक्टर की गल आखी थी जे ये दवाई थी है इस बीमारी नहीं, जे लोग जो पेट की प्रॉब्लम दसने ना तो ये गल आखना डॉक्टर के गैस नहीं दवाई देना, पर गैस नहीं होना बंदे ने आंदरा की सोजा होना,
सोजन होना। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਹਦੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? सवाल क्या है? ਆਮਨੀ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲ ਖਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜੀ ਦਵਾਈ ਠਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀ ਨਾ ਸਕਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਾਜ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? सवाल क्या है? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣੀ ਆ ਤੇ ਮਾੜਾ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਪੂ ਢੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਟਲਾਂ ਸਟਕ ਹੋ जाना। खाना हजम नहीं होता। चलें सही है, ठीक है जी। एज आपकी एज कितनी है? अच्छा वो मेरा ख्याल है कॉल उनकी चली गई। खाना नहीं खाना हजम नहीं होता। एक और जो है ना हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम मोहम्मद इरशाद, मैं वोकिंग से बोल रहा हूँ। जी इरशाद साहब। जी इरशाद साहब। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, तकरीबन 4 महीने से मेरा माउथ जो है ना वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है और उसमें रेशा बहुत गठा हो जाता है। हाउ ओल्ड आर यू इरशाद साहब? I'm 71 और मुझे डायबिटीज भी है। मैं 2 टैबलेट खाता हूँ और पैरासीटामोल भी कभी कभी ले लेता हूँ। So mainly your issue is dry mouth, right? हाँ जी, क्या करूँ जी? ड्राई माउथ असल प्रॉब्लम है अभी आपको। हाँ बिल्कुल ड्राई माउथ जी। कब लास्ट डायबिटीज का चेक कब हुआ है? तकरीबन साल हो गया। अभी रिसेंटली फिर मैं जाने वाला हूँ जल्दी नेक्स्ट मंथ को। जी मैं बताता हूँ कुछ जो भी इसके। ओके जी, थैंक यू इरशाद साहब। जी थैंक यू। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ। जी जी डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, आप क्वेश्चन कीजिए। जी जी, तो मुझे ना तो 10-15 साल से पाइल्स की ट्रबल है। तो मैंने पाइल्स का ऑपरेशन भी किया है, सब कुछ किया है, दवा भी लेती हूँ, ट्यूब भी सब लगाती हूँ, पर कोई फायदा नहीं होता है। ठीक, आपकी उम्र क्या है? 56 years of age। कितने ऑपरेशन हुए पाइल के आपके? एक हुआ है? हाँ, तो पहले जब हुआ था तब तो मैं 40 इयर्स की थी, अभी तो 10 साल ऊपर हो गया तो 56 हो गई हूँ। आपको कब्ज तो नहीं रहता? वो ट्रबल है जी। आपको कब्ज रहता है? कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है क्या? नहीं, अभी नहीं है ऑपरेशन। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपको डॉक्टर साहब टोटल आपके पास 2.5 मिनट हैं एंड यू हैव टू आंसर दीज 3 कॉल्स। सो क्विकली फर्स्ट वन जो उन्होंने पूछा था उनका सवाल मुझे जो वो खाना हजम नहीं होता उनको, बड़ा वेग सा क्वेश्चन है। देखें, खाना हजम नहीं होता, मैं आई डोंट नो, आई कैन ओनली आंसर यू इन खाना हजम नहीं होना। जो सबसे पहली चीज़ आपको करानी चाहिए वो है अपने कैमरा चेक करा लें। मुझे नहीं पता इनका कैमरा चेक हुआ है, इन्होंने बताया नहीं बताया, लेकिन वो कैमरा चेक आप ज़रूर जाके करवा लें और उससे असल डायग्नोसिस आ जाएगा कि आखिर मतलब खाना हजम होना एक बहुत ही ब्रॉड सी टर्म है। मैं नहीं समझ सकता इसको किस तरह मेडिप करूँ, लेकिन ये कि अगर आपको मैदे का कोई ऐसा मसला है एंड इफ़ यू आर अबव 50 देन स्पीक टू योर डॉक्टर फर्स्ट। वो आपको पूरा इसका प्रोटोकॉल है, हम इसको पहले भी प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं। आप उनको बताएं, वो आपका कैमरा चेक कराएंगे, मुख्तलिफ दवाइयाँ लगाई जा सकती हैं, इसका प्रॉपर प्रोटोकॉल है। तो आप प्लीज़, बहुत ही वेग सवाल था अनफॉर्चुनेटली, मैं इसके अलावा और कुछ बता नहीं सकता इस क्वेश्चन का। इरशाद साहब ने फ़ोन किया था, वो 71 ईयर्स ओल्ड, ही इज़ डायबिटिक, और उनको माउथ जो है वो कुछ अरसे से वो नोट कर रहे हैं कि उनका ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो गया है। तो एज़ एनी पर्सन हु इज़ डायबिटिक, तो मेरी फ़र्स्ट एडवाइस ये होगी कि अपने डायबिटीज़ का अपडेटेड टेस्ट करा लें, क्योंकि सबसे कॉमन कोज ऑफ इन एशियंस एक्चुअली आई वुड से ड्राई माउथ का वो है अपना डायबिटीज़ वगैरह की वजह से भी हो जाता है। तो आई थिंक सबसे पहले तो अपना अप टू डेट टेस्ट करा लें, देखें भाई क्या सूरत हाल चल रही है डायबिटीज़ की। तो वो सबसे पहले है, क्या उसमें कोई बिगाड़ तो नहीं आ गई है। और इसी साथ साथ ड्राई माउथ के साथ लोगों को प्यास का ज़्यादा लगना, पेशाब का ज़्यादा आना, ये तमाम चीज़ें भी डायबिटीज़ में टॉप मोस्ट कॉज सिम्टम्स हैं। तो उनकी हिस्ट्री सुनते हुए तो मैं पहली चीज़ तो उनको ये बोलूँगा कि अप टू डेट टेस्ट कराएं। डायबिटीज़ को सबसे पहले देखें भाई कहाँ क्या सूरत हाल है, क्या पिछले साल के मुकाबले में भी बिगड़ तो नहीं गया। एक साल बहुत लंबा अरसा होता है, तो डेफिनेटली वो चीज़ देखने की है। और अगर वो तमाम चीज़ें ठीक हैं तो दूसरी बात, दूसरी दवाइयाँ देखनी पड़ेगी उनको। लेकिन उनके केस में मैं पहला और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू गेट योर डायबिटीज़ चेक्ड एंड देन इफ़ दे आर ऑल नॉर्मल देन रिव्यू योर मेडिकेशन विद आइदर योर डायबिटिक नर्स और योर जीपी। हमारी खातून थी 56 ईयर ओल्ड, जिन्होंने बोला कि उनको पाइल्स का मसला है हिस्टोरिकली, और मेरे ख्याल में 10 साल पहले उनका पाइल्स का ऑपरेशन भी हुआ था। पाइल्स जिसको कि हम
आई डोंट नो उर्दू में क्या बोलते हैं इसको? बवासीर। बवासीर, हाँ। वो उनको हुआ था और उनका ऑपरेशन हुआ था। इट्स लाइक अ हिंजेस, बैक पैसेज में पाइल्स जो है ना वो एक तरह के डोर के हिंजेस जैसे हम बोलते हैं ना वो होता है। और अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ का मसला है, वो अगर स्टूल यानी कि पैखाना करते हुए प्रेशर लगाता है, स्ट्रेन करता है, या हार्ड स्टूल पास करता है या बिग स्टूल पास करता है, तो मैं कॉमन कॉजेज़ बता रहा हूँ पाइल्स के बाद में, तो वो उससे पाइल्स बाहर आ जाते हैं। वो अक्सर ब्लीड भी करते हैं, पेन भी देते हैं, इची भी होते हैं। तो उसके लिए ऑपरेशन, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑपरेशन, इसका सिर्फ इलाज नहीं है, ये दोबारा भी हो जाता है। तो अपने बाउल्स को रेगुलेट करें, मेक श्योर कि आपको ज़ोर नहीं लगाना पड़ रहा है पखाने में, और अगर इसके अलावा भी अगर हो रहा है तो अपने डॉक्टर से रुजू करें। हो सकता है कि वो आपका कैमरा चेक करा लें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने आज हमारे कॉलर्स को जो है उनके सवालात के जवाब दिए। बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने का। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले संडे फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान रिजवान अर्शद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।